हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने पुर्तगाली और डचों के बारे में कवर कर लिया था, तो आज जो है हम अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो कि भारत आया था, तो वो था जॉन मिल्डन हॉल। तो जॉन मिल्डन हॉल ये जो था पहला ऐसा अंग्रेजी यात्री था जो कि भारत आया था। तो हम देखिए इसे याद कैसे करेंगे। तो देखिए, याद करने के लिए ऐसे ध्यान रखिए कि वो जो है अंग्रेज जो आए थे पहले भारतीयों से मिलने आए थे। मिलने से मिल्डन हॉल बना लीजिए, ठीक है। और मिले कहाँ थे? हॉल में मिले थे, है ना। तो मिल्डन हॉल बना लीजिए। और कब ये अंग्रेजी यात्री आया था? 1599 में। और ये आया किस रास्ते से था? हमने देखा पुर्तगाली किस रास्ते से आए थे और डच किस रास्ते से आए थे, और ये जो पहला अंग्रेज़ था वो किस रास्ते से आया था? तो ये जो है स्थलीय रास्ते से आया था, यानी जो ईरान इराक वाले रास्ते से, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के रास्ते से उधर से होते हुए आया था ये भारत, ठीक है। ये जलीय मार्ग से नहीं आया था, इतना ध्यान रखिएगा। तो कौन आया था? मिल्डन हॉल। तो कैसे याद रखेंगे इसको? ये मिलने आया था भारतीयों से, ठीक है। और कहाँ मिला था ये? हॉल में, मतलब एक हॉल जो होता है ना, हॉल में मिला था ये। तो मिल्डन हॉल ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये आया तो भारत, फिर उसके बाद क्या किया? 1599 में जब ये भारत आया तो इसने बताया कि हाँ यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले डच और पुर्तगाली ये ऑलरेडी यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, तो यहाँ पे व्यापार करना कितना आसान है, कितनी अच्छी चीज़, कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे बताई गई? वो ये जाके वहाँ पे अपनी जगह पे बताता है, यानी वहाँ मतलब ब्रिटेन में बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो वहाँ पे 1599 में ही 217 अंग्रेजी व्यापारी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? 217 अंग्रेजी व्यापारी एक अपना एक संगठन बनाते हैं और कहाँ जाते हैं? रानी एलिजाबेथ, मतलब ब्रिटेन की रानी उस टाइम एलिजाबेथ प्रथम रहती हैं, तो इनके पास जाते हैं और कहते क्या हैं कि हमें अनुमति दीजिए कि हम भारत में जाएं और वहाँ से भारत में जाकर वहाँ से व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ व्यापार करिए, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी व्यापारियों को कुछ प्रतिशत, अपनी जितना भी उनका इनकम होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है वो इनको, मतलब जो है रानी को देना पड़ता था। तो ये चीज़ था, ये इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो इन्होंने क्या किया, रानी एलिजाबेथ ने, कि 15 सालों के लिए एक शाही फरमान जारी कर दिया कि ठीक है आप वहाँ पे जाके क्या करिए, व्यापार करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसी शाही फरमान को इंग्लिश में चार्टर्ड एक्ट बोला जाता है। तो ये शाही फरमान पूछा जा सकता है कि कब जारी किया था? तो 31 दिसंबर 1600 में ये शाही फरमान जारी किया गया था। और उस टाइम जो है वो मुगल काल का राजा कौन था? अकबर था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए तो ठीक है, इन्हें जो व्यापारियों का संगठन था उन्हें अनुमति मिल गई। तो ये क्या करते हैं, ये एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का नाम क्या रखते हैं? बहुत लंबा चौड़ा इस कंपनी का नाम था। देखिए, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इतना लंबा चौड़ा नाम, ठीक है। तो अब इस लंबे चौड़े नाम को हम याद करना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। देखिए इसी ही आसान भाषा में लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में की गई थी। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इन्हें शाही फरमान जो है तो मिल गया कि ठीक है आप जाइए व्यापार करिए, लेकिन ये मिलने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ नहीं जाते हैं? ये डायरेक्ट भारत नहीं जाते हैं, बल्कि भारत के पास ही इंडोनेशिया है, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं कि देखिए वहाँ पे जाने के बाद ये कहाँ कब तक रहते हैं? 1601 से 1603 तक ये कहाँ पे रहते हैं? कहाँ की यात्रा करते हैं? इंडोनेशिया की यात्रा करते हैं, ठीक है। उन्होंने इंडोनेशिया की यात्रा कर ली। तो फिर उसके बाद क्या आता है? ये 1604 में जो है वो हॉर्मुज़ के बंदरगाह, जो हॉर्मुज़ का बंदरगाह है, तो हॉर्मुज़ का बंदरगाह आपको, उसके पहले आपको बता दूँ कि ये देखिए ईरान वाला इलाका है ना। ईरान और ओमान और यूएई वाला जो हिस्सा है उसके बीच में एक बंदरगाह पड़ता है। तो वो बंदरगाह जो था वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में था, यानी वहाँ जो पूरा कब्ज़ा था वो पुर्तगालियों का था। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से वो जो बंदरगाह था वो छीन लिया। और किसने? अंग्रेज़ों ने छीन लिया। अब अंग्रेज़ों को तो थोड़ी मजबूती मिल गई, है ना, कि अरे हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनसे लड़ भी सकते हैं, कुछ ये ज़्यादा शक्तिशाली ये है नहीं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, हॉर्मुज़ बंदरगाह को पुर्तगालियों से छीन लिया।
उसके आगे देखिए, उसके बाद थोड़े दिनों तक ये थोड़ा शांत रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए 1603 में जो है वो एलिजाबेथ प्रथम जिन्होंने अनुमति दी रहती है कंपनी को, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो वहाँ पे राजा और रानी होते हैं, तो वहाँ के जो राजा बनते हैं वो जेम्स प्रथम बनते हैं। उसके बाद देखिए, इससे पहले क्या कहते हैं, जेम्स प्रथम जो रहते हैं ये जो अपना एक दूत भेजते हैं, उसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस। तो ये कैप्टन हॉकिंस 1608, कहीं आप देखेंगे किसी किताब में 1608 लिखा रहेगा, कहीं किसी किताब में 1609, तो 1608 वाला ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो दोनों भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए कि कहीं 1608 लिखा है, कहीं 1609 लिखा है। तो देखिए इसमें होता है क्या, मेन पॉइंट पे आते हैं। जो कैप्टन हॉकिंस होता है ये जाता है किसके पास, जेम्स जो प्रथम होते हैं वहाँ के राजा बन जाते हैं नए, तो वो क्या करते हैं, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। देखिए जो जेम्स प्रथम रहते हैं वो एक मतलब कि जो एक लेटर समझिए, उस टाइम का जो लेखा पत्र होता था, है ना, तो वो लेटर किसके नाम से भेजते हैं, अकबर के नाम से, क्योंकि जब एलिजाबेथ थी तो उस टाइम राजा कौन थे, वो अकबर ही थे। तो इनको क्या लगा कि उस टाइम भाई अकबर ही होगा, लेकिन जब हॉकिंस जाता है तो वो कहाँ पे दूसरे राजा बन जाते हैं, जहांगीर। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर आ जाते हैं। तो इनका जो पत्र रहता है वो अकबर के नाम से रहता है ना, लेकिन रहते नए राजा बन जाते हैं, इनको तो पता ही नहीं रहता, तो जहांगीर वहाँ रहता है। खैर ये तो कोई बात नहीं हुई। तो देखिए मेन पॉइंट पे ये आते हैं कि इनको चाहिए, ये क्यों भेजते हैं आखिर, है ना। देखिए जो कैप्टन हॉकिंस रहता है वो मतलब कैप्टन हॉकिंस को इसलिए भेजा जाता है ताकि जाओ तुम और सूरत पे, है ना, सूरत को जो है मांग के लेके आओ। मांग के लेके आने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सूरत हमें दे दीजिए, वहाँ पे जो है कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति मांगते हैं कि हम अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ पे सूरत में खोलना चाहते हैं, आप हमें वहाँ खोलने की अनुमति दे दीजिए। तो अब जहांगीर क्यों ऐसा कर देंगे कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए, भाई थोड़ा इम्प्रेस तो करना पड़ेगा ना। तो ये कैप्टन हॉकिंस बड़ा चालाक था। देखिए मेन बात थी कि इसको कैप्टन हॉकिंस को तो था तो ये अंग्रेज, लेकिन इसे तुर्की और फारसी भी आती थी। अब ये गया जहांगीर के दरबार में, भाई तुर्की और फारसी फटाफट बोलने लगा, है ना, बढ़िया सा। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए, एक बात बताइए आप, अगर आप किसी विदेश में जाते हैं, मान लीजिए आप जो है वो फ्रांस में गए, ठीक है, अब फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है, और अगर आप वहाँ पे गए, है ना, और वहाँ पे आपको कोई एक फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति है और मतलब दो फ्रेंच वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, वहाँ के लोग हैं, तो एक फ्रेंच बोल रहा है लेकिन एक जो व्यक्ति है उसको हिंदी भी आती है, तो आपका लगाव किससे होगा। जाहिर सी बात है जो हिंदी वाले से आप जल्दी फ्रेंडशिप कर लेंगे, जल्दी आपका दोस्त बन जाएगा, जल्दी उसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी, क्योंकि इनकी जो दरबारी भाषा थी तुर्की फारसी यही सब चलती थी, है ना। तो देखिए, तो कैप्टन हॉकिंस की आदत है, तो ये जो है बड़े इम्प्रेस हो गए जहांगीर, है ना, और इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसको, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। देखिए इंग्लिश खां अगर गलत लिखा होगा तो मेरी हिंदी की जो मात्राएं हैं वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और देखिए इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और 400 मनसब भी दे देते हैं, ठीक है, कि आप इतना मनसब भी रखिए। तो क्योंकि भाई बहुत इम्प्रेस हो गए हैं तो कुछ ना कुछ इन्होंने भी किया। और देखिए सूरत में कोठी बनाने के लिए ये अनुमति मांगने जाते हैं और इन्हें ये अनुमति भी मिल जाती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये वहाँ पे कोठी स्थापित नहीं कर पाते, इसके मतलब जो है कारण हम जानते हैं। तो देखिए सूरत में ऑलरेडी कौन था, पुर्तगाली थे, तो जाहिर सी बात है कि पहले पुर्तगाली वहाँ पे रह रहे हैं और अब जो है अंग्रेज़ों को मिल गया है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में खटपट तो होगी ही होगी, है ना। तो जब दोनों के बीच में खटपट होने लगी तो जहांगीर के जो उनके जो दरबारी थे तो उनसे सब पुर्तगाली काफ़ी सोर्स लगाने लगे कि हाँ हमें मिली थी, तो आप जो है अंग्रेज़ों को क्यों दिया आपने, है ना, ये सब बहुत बोलने लगे। तो जहांगीर बड़ा परेशान हो गया और अपना उसने फैसला जो दिया था कि हाँ ठीक है सूरत जो में आप कोठी बना लीजिए, वो वापस ले लिया, ठीक है। तो मतलब 1608 में जो है देखिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पे सूरत में कोठी बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वहाँ हो नहीं पाया, लोग बना नहीं पाए। तो ये जो है इनका जो मेन जो मकसद था वो असफल हो गया। ये बात क्लियर हो गई। देखिए अब कैसे याद रखेंगे कि जेम्स प्रथम और जहांगीर तो दोनों जे नाम से है, ठीक है, तो कोई वो है नहीं।
कोई बात नहीं है। अब देखिए उसके बाद जो होता है 1615 में भी, यहीं पे हम आपको बता रहे हैं, वैसे बात की है। देखिए 1615 में ही जेम्स प्रथम फिर एक राजदूत भेजते हैं सर थॉमस रो को। कब? 1615 में। वो भी इस टाइम कौन रहता है? जहांगीर के ही दरबार में। तो इनकी क्या कोशिश रहती थी, इस टाइम तो सिर्फ सूरत को मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कई जगह ऐसे मांगते हैं जहाँ पे ये अपना कोठी स्थापित कर लें, है ना। लेकिन इन्हें मतलब मिल भी जाता है काफ़ी हद तक, ये बहुत ही सफल भी होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक बात रही। अब हम आगे देखते हैं। ये स्वाली नहीं होगा, ये स्वाली होगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए स्वाली, ठीक है। तो ये स्वाली का युद्ध क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए स्वाली का युद्ध जो होता है, हमने आपको बताया कि 1608 में ऑलरेडी, देखिए जहाँ पे पुर्तगाली, जहाँ पे दो लोग रहेंगे और एक ही चीज़ के लिए लड़ाई होगी, तो अच्छी खासी लड़ाई तो होनी ही है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या, स्वाली का युद्ध होता क्यों है। देखिए बात आती है सूरत की, तो सूरत पे पुर्तगालियों का अधिकार था और अंग्रेज़ भी वहाँ पे चाहते थे, लेकिन अब दोनों में जो है वो बैठा तो है नहीं, ठीक है। मतलब जो है अच्छे संबंध तो स्थापित तो हुए नहीं, वहाँ पे पुर्तगाली जीत गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज जो है और पुर्तगालियों में क्या हुआ, लड़ाई हो गया, ठीक है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वाली का युद्ध। तो अब देखिए ये जो स्वाली का युद्ध है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। और देखिए अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, कैप्टन मिल्डन कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ मिलने वाला सा ना, हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, कौन आया था सबसे पहला अंग्रेज कौन था, मिल्डन हॉल। यहाँ भी मिल आ रहा है और वहाँ पे भी हमने क्या देखा, नेतृत्व मिल्डन। तो वो मिल्डन हॉल अलग थे, ये मिल्डन अलग है ना। ये नहीं समझिएगा कि दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अंग्रेज यहाँ पे जो है स्वाली का जो युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व कैप्टन मिल्डन ने किया था। तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी मिल वाला वॉइस आ रहा है, ठीक है। तो इसका नेतृत्व, अब देखिए स्वाली का युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। अब जाहिर सी बात है, सूरत के लिए लड़ाई हो रही थी, है ना। तो अब 1612 में ये युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 1613 में क्या होता है, अब जो सूरत है वहाँ पे ये कोठी को स्थायी बना लेते हैं, ये यानी कोठी स्थापित कर लेते हैं। पिछले बार कोशिश तो करते हैं 1608 में, है ना, लेकिन वो स्थापित कर नहीं पाते, लेकिन अब जो है 1613 में स्थापित कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो है वो कहाँ स्थापित की थी, तो आप क्या बताएंगे? सूरत नहीं बताना है आपको, क्या बताना है, मसूलीपट्टनम, है ना। तो देखिए सूरत में स्थापित करना तो चाह रहे थे, लेकिन ये कर नहीं पाए थे उससे पहले, और 1613 में स्थापित कर लेते हैं स्थायी तरीके से। लेकिन उससे पहले ही 1611 में ही ये मसूलीपट्टनम, जो कि हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे ये अपनी कोठी खोल चुके होते हैं पहले ही। तो इनकी पहली कोठी अगर बोला जाए कहाँ पर स्थापित किया था अंग्रेजों ने, तो ये है मसूलीपट्टनम में। और अभी इसके बाद जो था, इससे पहले भी कोशिश की थी सूरत में, लेकिन वो खोल नहीं पाए थे। और स्थायी तरीके से सूरत में कब खोला था, 1613 में, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1640 में जो है, हाँ उससे पहले आपको बता दें, इन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया होता है, सूरत में बनाया ही होता है, सूरत में ही बनाया होता है। मुख्यालय की अब क्या ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई संस्था खोलते हैं सपोज़, है ना, और वो संस्था अलग अलग जगह बिखरी हुई है, ठीक है, तो उसी तरह जो अंग्रेज़ों की जो कोठियाँ होती थी ना, व्यापारिक कोठियाँ होती थी, वो कई जगह होती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी अलग अलग जगह संस्था है, तो कोई एक आप हेडक्वार्टर तो बनाएंगे ना, कि हाँ ये मेरा मुख्यालय है ना, जो सभी जगहों को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, चलाएगा। तो उसी तरह इनकी भी कई जगह व्यापारिक कोठियाँ आती, तो जाहिर सी बात है कोई एक मतलब एक सेंटर तो होना चाहिए ना, जहाँ से सभी जो है वो संचालित की जा सके। तो उनका जो मुख्यालय कहाँ था, वो सूरत में ही था। तो उस टाइम सूरत बड़ा स्ट्रांग था, तो सूरत में इनका मुख्यालय था। लेकिन ये बाद में चेंज हो जाता है, वो कब होता है इसके पीछे भी हम कहानी बताएंगे। तो ये बात थी 1613 तक की, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। इससे के बाद हम आपको बताते हैं 1632 की भी बात बताएंगे, उससे पहले 1640 देख लेते हैं। तो देखिए 1640 में क्या होता है, ये मद्रास पे ही ये भी क्या करते हैं, इनके हिस्से में आ जाता है, ठीक है। ऐसा समझिए, मद्रास में जो अपनी कोठियाँ स्थापित करते हैं, व्यापारिक केंद्र बनाते हैं मद्रास को भी। और देखिए
और यहाँ इससे पहले इन्होंने किसी भी जो है केंद्र के अगल बगल जो है दुर्ग नहीं बनवाया होता है, लेकिन पहली बार 1640 में जो है वो अंग्रेजों ने मद्रास के इर्द गिर्द क्या बनाया था, दुर्ग बना दिया था। और उस दुर्ग यानी फोर्ट, और उस फोर्ट का नाम रखा था सेंट जॉर्ज फोर्ट। क्लियर। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो दुर्ग कहाँ बनवाया था, वो है मद्रास में। कब बनवाया था, 1640 में। और उस दुर्ग का नाम क्या रखा था, सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए याद भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ट्रिक से याद भी कर लेते हैं, काम जो है आसानी रहेगी आप लोगों को। तो देखिए मद्रास में किया था 1640 में, तो मद्रास से ऐसा नहीं लग रहा मदिरा यानी शराब, मदिरा। तो मदिरा से रिलेटेड एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि 2 पैग मार और भूल जा, है ना। तो बहुत फ़नी है, ठीक है, बट आप लोगों को याद करने के लिए आसानी होगा। तो यहाँ 2 पैग मार और भूल जा, अगर नहीं सुना होगा तो थोड़ा सुन लीजिएगा, थोड़ा मस्ती भी हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे हम 2 पैग मार और भूल जा नहीं याद करेंगे, यहाँ पे हम 4 पैग मार लेते हैं। तो 4 पैग मार और भूल जा का मतलब क्या, 0। कुछ नहीं याद है भाई, तुम्हें 0 हो तुम, तो यहाँ पे 4 पैग मार और भूल जा, यानी 4 और 0, 1640 में मदिरा, है ना। ये याद हो गया। अब जॉर्ज कैसे याद रखेंगे कि इस किले का नाम जॉर्ज फोर्ट था। तो अब कोई बोल रहा है कि 4 पैग मार और भूल जा, हाँ मुझे जाने दो यार, ठीक है जाने दो यार, मुझे नहीं पीना और नहीं भूलना है कुछ भी, ठीक है, तो जाने दो यार, सिर्फ जॉर्ज, है ना। भले देखिए अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट याद करिए, ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक से ही याद करिए। ओके, अब आगे फटाफट देखते हैं। ज़्यादा देखिए सिर्फ आप या सुनते चलिए एक अच्छी तरीके से, ठीक है। और वैसे तो आपको ये किताब में मिल ही जाएगा, वरना नोट्स बनाने चाहते हैं, कॉपी बस इसको करना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद देखिए कुछ 1661 की बात करते हैं। तो देखिए 1600, अब देखिए पुर्तगाली जो थे और अंग्रेज थे, 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। तो देखिए जो 1661 में क्या होता है कि जो अंग्रेज के एक राजकुमार रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, है ना, और पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, यानी ब्रिगेंजा की राजकुमारी कैथरीन मेयो इनका नाम रहता है ना। तो जो है ये जो रहते हैं, तो इनकी जो राजकुमारी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ल्स द्वितीय याद रख सकते हैं। तो इन दोनों की क्या होती है, शादी हो जाती है। अब इन दोनों लोग की शादी, अब ये हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये भारत से संबंधित है। तो भारत से कैसे संबंधित है, अब जाहिर सी बात है, अब शादी हुई थी, दहेज वाला मैटर तो आना ही आना है। तो क्या करते हैं, जो पुर्तगाली होते हैं वो पुर्तगाली के पास मुंबई होता है ना, तो ये मुंबई दहेज के रूप में किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं, यानी चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, ठीक है। 1661 में इनको मिल गया दहेज के रूप में मुंबई। अब ये रखे रखे करेंगे क्या, ये सोचे कि अब मैं मुंबई भाई इतना ये यहाँ जगह छोड़ के मैं मुंबई रहने जाऊँ, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। कुछ दिन तक रखे रहते हैं, फिर ये सोचते हैं तो क्यों ना इस मुंबई से कुछ, मुंबई नहीं खैर उस टाइम बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं, तो यहाँ पे बम्बई आप लिख सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना इसका कुछ उपयोग किया जाए। ये क्या करते हैं, बम्बई को जो है वो 1600 यानी कब तक रखे रहते हैं, 7 साल तक रखे रहते हैं। और 1668 में ये जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, ठीक है, कि आप हमें जो है हर वर्ष जो है 10 पाउंड दीजिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, ठीक है, कि आप यहाँ पे कुछ भी करिए, बस हमें जो है आप मेरी ज़मीन लीजिए और बस यहाँ से कुछ भी करिए और हमें हर वर्ष जो है 10 पाउंड मिलना चाहिए। तो ये उसको किराए पे दे देते हैं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। क्लियर, यहाँ तक बात हुई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत कि बम्बई की स्थापना किसने की थी, या बम्बई को किसने बसाया था, तो गैरोल्ड ओंगियर ने बम्बई को बसाया था। अब ये बम्बई को बसाने का क्या मतलब, क्या बम्बई पहली बार आया था, है ना, या बम्बई पे लोग पहली बार आए थे। देखिए बम्बई को बसाने का ये मतलब, बम्बई की स्थापना करने का ये मतलब है कि गैरोल्ड ओंगियर को ये काम दिया गया था कि आप जो है बम्बई को इतना सुंदर बनाओ। अभी सुंदर कैसे बनाएंगे, ठीक है, किले का निर्माण कराओ, सब कुछ फिनिशिंग अच्छे से कराओ, ये बनवाओ वो बनवाओ, है ना, सब कुछ फर्स्ट क्लास करो। तो इन्होंने ही क्या किया, गैरोल्ड ओंगियर ने ये सारी चीज़ें काम की। और कब से कब तक, तो 1669 से, अब देखिए इनको मिल गया है 1668 में, तो 1 साल बाद ही इनको दे दिया गया था कि आप जो है ठीक है अच्छा खासा टाइम ले लीजिए, है ना, यानी कितना टाइम मिला था, 8 साल का टाइम मिला था बल्कि, है ना।
तो आप अच्छा खासा टाइम ले लीजिए और बम्बई की बढ़िया अच्छा फर्स्ट क्लास उसको बनाइए। तो इन्होंने किलों का निर्माण ये सब किया, बहुत अच्छा बनाया बम्बई को। अब इनको जो है अंग्रेज़ों को जो है बम्बई बड़ा अच्छा लगने लगा। भाई अभी पहले इनका मुख्यालय कहाँ था, सूरत में था, तो इनको जो है बहुत अच्छा लगने लगा, है ना। ये क्या किए, जब बन गया फर्स्ट क्लास तो ये 1687 में ही अपना मुख्यालय सूरत से लेके कहाँ शिफ्ट कर लिए, बम्बई शिफ्ट कर लिए। ठीक है, ये याद हो गया आपको, कहाँ से कहाँ और कब शिफ्ट किया, सूरत से बम्बई शिफ्ट कर लिए। तब ये हम याद भी कर लेते हैं कि कब इन्होंने जो है मुख्यालय को सूरत से बम्बई शिफ्ट किया था। तो देखिए तो देखिए सूरत यानी अगर किसी चीज़ की, देखिए अगर हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं 6 7 8, तो देखने में अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, आसान भी लग रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सूरत बिगाड़ दें क्या, तो कैसा लगेगा, यानी 6 8 7 कर दें, तो ये अच्छा नहीं लग रहा नहीं। तो इसीलिए जब ये अच्छा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात हम यहाँ से हट जाएंगे, यानी सूरत से कहाँ चले आएंगे, मुंबई चले आएंगे। ठीक है, देखिए ये छोटा सा ट्रिक है, डायरेक्ट याद हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। हमने आपको अपनी तरफ से ट्रिक बनाने के याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में जा ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा थोड़ा ही बचा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। वन सेकेंड। अब देखिए 1640 में क्या देखा था, मद्रास में जो है किलेबंदी करते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, जॉर्ज फोर्ट रखते हैं। उससे पहले भी थोड़ी बात हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 1632 थोड़ा ध्यान रखना है। 1717 1632 में क्या खास हुआ था ऐसा, है ना। देखिए गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया, है ना। ये सुनहरा फरमान में था क्या, ये सुनहरा फरमान होता क्या है, ठीक है। इन्होंने एक फरमान जारी किया तो उसी को सुनहरा फरमान बोला गया। इन्होंने ये बोला कि आप जो है हमें 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर, ठीक है, गोलकुंडा के बंदरगाह को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करिए। यानी आप हमें हर वर्ष जो है 500 पैगोडा, आप देखिए इससे पहले हमने आपको पैगोडा के बारे में बताया था, किसने शुरुआत क्या की थी, पैगोडा जो होते थे वो सोने के सिक्के होते थे और इसकी शुरुआत जो है भारत में किसने की थी, डचों ने की थी, है ना। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि गोलकुंडा के जो सुल्तान थे कि आप हमें 500 पैगोडा दीजिए और आप गोलकुंडा के बंदरगाह पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करिए। तो यही इनका था क्या, जो है सुनहरा फरमान। और ये कब जारी किया था गोलकुंडा के सुल्तान ने, 1632 में। देखिए 16 का डबल क्या होगा, 32, है ना, आसान है याद करना। 1632 में 16 दूनी 32, उसके बाद 1717, तो 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 बढ़ा के 1 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए कि तो 1617 हम क्यों याद कर रहे हैं। देखिए एक तो ये हो गया, गोलकुंडा हमने देख लिया। दूसरा फर्रुखसियर जो था, है ना, मुगल बादशाह उस टाइम 1617 में फर्रुखसियर था। ये क्या किया था, ये बहुत ही एक बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित था, है ना। तो उसने क्या किया था कि हैमिल्टन एक अंग्रेज़ था, उसने क्या किया, इसका नाम हैमिल्टन। देखिए यहाँ पे भी मिलने क्या आ रही है ना, या फिर ऐसे देखिए मिल्टन, है ना। मिल्टन की बॉटल होती है ना, उसमें हम गर्म पानी रखते हैं या ठंडा पानी रखते हैं, है ना। तो ऐसा रखिए कि गर्म पानी ये पीता था, है ना, कि वो जैसे ये देखिए इसने इसका इलाज किया था। तो और इसका इलाज करने के बाद ही जो फर्रुखसियर था वो बहुत ही खुश हुआ था इनसे, है ना। इन्होंने क्या किया, तो उसी टाइम ब्रिटेन के दूत आते हैं, उनका नाम रहता है जॉन सरमन। तो जॉन सरमन को ये बोलता है, एक फरमान जारी करता है, ठीक है, कि आप जो है ये जो 1 सेकेंड, जो ये फरमान जारी करता है खुश होके, ये बोलता है कि आप हमें वार्षिक मतलब 3000 रुपये वार्षिक कर पे, है ना, कर दीजिए और बंगाल पे मुक्त व्यापार करिए। मुक्त व्यापार, देखिए यहाँ पे मुफ्त व्यापार नहीं, मुफ्त व्यापार इसलिए नहीं क्योंकि भाई
पैसा तो ले ही रहा है ना, तो मुफ्त कैसे हुआ, मुक्त हुआ। मुक्त का मतलब कि हम कोई भी आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी बाधा नहीं डालेगा, ये मतलब हुआ मुक्त व्यापार करने का। मुफ्त नहीं भाई, कर तो ले ही रहा है, तो कर नहीं लेता तब ना मुफ्त होता, ठीक है, लेकिन कर तो ले रहा है, तो बंगाल में मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी। दूसरा इस फरमान में क्या था, इसने बोला कि 10,000 रुपये आप हमें वार्षिक कर दीजिए, कहाँ से, सूरत से, और सूरत पे जो है वो मुक्त व्यापार करिए। मतलब पूरे सूरत पे मुक्त व्यापार करिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। और जो है देखिए, अंग्रेजों ने बम्बई में क्या किया था, अपनी टकसाल स्थापित कर ली थी। यानी टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्के पैसे छपते हैं, है ना, तो वहाँ पे अब देखिए अंग्रेजों ने स्थापित की, तो जाहिर सी बात है अब कोई भारतीय तो लेगा नहीं, चलाएगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया फर्रुखिया ने कि ये घोषणा कर दी कि जो इन टकसाल से, है ना, जितने भी सिक्के ये जारी कर रहे हैं वो पूरे भारत में चलेंगे, है ना। तो अंग्रेजों को तो भाई मौज ही मौज, है ना, इतनी सारी चीज़ें मिल गई, बहुत ही खुश। इतना तो कोई जितने भी बाहर आए हैं, ठीक है, अपने दूध बेच के कितना भी इम्प्रेस करने की कोशिश किया, ये हुए ही नहीं। लेकिन फर्रुखिया से तो बड़े खुश हो गए ये अंग्रेज, है ना, क्योंकि हमें बिना मांगे इतनी ढेर सारी चीज़ें मिल गई, है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इस फरमान को कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, है ना। मैग्ना कार्टा मतलब होता है एक, ऐसा बोले, आदेश पत्र, है ना, ऐसा करिए, है ना। तो यही होता है मैग्ना कार्टा, है ना। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा, मैग्ना कार्टा। ओके, तो ये चीज़ है 1717 में। तो आप याद रखिएगा कौन जो दूत जो था उस टाइम, जॉन सरमन, और फर्रुखिया का इलाज किसने किया था, हैमिल्टन ने। यानी मिल्टन की बॉटल याद रखिए, है ना, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत लास्ट में बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसे हम फटाफट देखते हैं। तो देखिए 1698, है ना, 1698 में हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बंगाल में 3 गांव थे, एक है सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर। देखिए ये कालीकट नहीं, कालीकट तो हो जाएगा केरल में, यहाँ ये कालीकाता है ना। तो सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये यहाँ इन तीनों जगह की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाती है, ज़मींदारी मिल जाती है। अब ये जो ज़मींदारी इन्हें मिल जाती है, तो यहीं पर ये क्या कर लेते हैं, किले का निर्माण कर लेते हैं, है ना। और उस किले का क्या करते हैं, नाम क्या रखते हैं, फोर्ट विलियम। क्या रखते हैं उस किले का नाम, फोर्ट विलियम। और इस फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, चार्ल्स आयर। और ये मद्रास में जो किला स्थापित करते हैं उसका क्या नाम रखते हैं 1640 में, फोर्ट जॉर्ज किला रखते हैं ना, जॉर्ज फोर्ट। तो यहाँ पे जो रखते हैं, यहाँ इस किले का नाम जॉर्ज विलियम। वैसे भी अंग्रेजों के नाम तो ऐसे होती हैं, जॉर्ज, विलियम, है ना, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो जॉर्ज, यहाँ के जो प्रथम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं पहले, वो जॉर्ज आयर रहते हैं। तो कैसे ध्यान रखेंगे इसको अब, हाँ ऐसे बना लीजिए कि आओ यार मैंने नया किला बनाया है ना, आओ यार से आयर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो इसी जगह पे, और फिर क्या हुआ, यहीं पे जो है अब यहाँ पे किले का निर्माण कर लिया। अब इसी किले के आसपास, है ना, ये जो 3 गांव थे, इन्हीं तीनों गांवों को मिला के, या फिर बोलिए इन्हीं के अगल बगल पूरे इलाकों को क्या कहाने जाने लगा, पूरा कोलकाता यानी कलकत्ता कहा जाने लगा। एक कलकत्ता नगर ही बसा दिया। भाई ढेर सारे गांव मिलकर नगर तो बन ही जाएंगे ना, तो पूरे को एक क्या बना दिया, एक कलकत्ता बना दिया, है ना। तो यहीं पर जो है कलकत्ता नगर बसाया गया। और इस कलकत्ता नगर की नींव पूछा जाए तो वो किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने। जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए चारनॉक में कोलकाता, यानी पहले जो कॉल होते थे ना, वो कॉल के पैसे 4 पैसे कटते थे, है ना, 4 नए कटते थे। तो 4 नए से 4 नॉक बना लीजिए कॉल के, यानी कॉल करने के 4 नए कटते थे, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो ये था पूरा अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, याद हो गया होगा, है ना। नहीं भी याद हुआ तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, बस एक बार अच्छी तरीके से फिर से देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।